ये अब आपने ऐसा करना है कि फोटोकॉपियर से एमसीक्यूज जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो ले लें और फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी आप निकालें पेज नंबर 208 किताब का, पेज नंबर 208, 207, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मुझे ये बताएं कि और भाई छुट्टी कल अच्छी गुजरी? मोहतरम कोट वाले भाई, छुट्टी अच्छी गुजरी? जी मेरे भाई 3 एसेट्स हैं, परचेज्ड गुडविल, इंटेंजिबल जिसकी लाइफ नहीं पता, और डेवलपमेंट जो इन प्रोग्रेस है। इन 3 को आपने डू नॉट अमोर्टाइज, मस्ट हाँ ये लफ्ज गलत है, मस्ट इम्पेयर, ये लफ्ज गलत है। मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। मस्ट इम्पेयर का मतलब होता है इम्पेयर कर दें, भाई जरूरी तो नहीं इम्पेयर हुआ हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो, छुट्टी करने वाले भाई हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो। ओके, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। और अदर्स, इनके बारे में क्या रूल है? अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ, एंड टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ देयर इज एनी इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, कंपेटिटर वगैरह आ गया, इंटरनल इंडिकेटर, अपनी मैनेजमेंट का कोई मसला हो गया, अगर कोई इंडिकेटर हो तो चेक कर लें। ये मैंने आपको कल बात मुकम्मल नहीं करवाई थी क्योंकि बात फैल गई थी, तो अब मैं बात मुकम्मल करवाने लगा हूं। पेज 207 के ऊपर क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 4 में आपको पता है लाइफ थी एसेट की 10 साल, 5 साल ओरिजिनल थी, 5 साल रिन्यूअल थी, इसकी वजह से टोटल लाइफ इसकी 10 साल थी। तो क्या ये इंडेफिनिट लाइफ वाला था? नो, इट मींस बिलाल भाई छुट्टी करने वाले, ये फाइनाइट लाइफ वाला था। ये कौन सा था? फाइनाइट लाइफ वाला, इसलिए इसको अमोर्टाइज भी करना था, लेकिन इंपेयरमेंट का जिक्र नहीं करना था अनलेस के सवाल में कोई ऐसी लाइन लिखी हो कि भाई कोई मसला हो गया है। ठीक है, अब सवाल में एक लाइन ऐसी लिखी हुई थी, आप आए क्वेश्चन 4 के अंदर। क्वेश्चन 4 के अंदर आखिरी पैरे में लास्ट लाइन, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन न्यू प्रोडक्ट वर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड सेल इन फर्स्ट 6 months। इंटेंस कंपटीशन की वजह से पहले 6 महीने जो सेल का लेवल था वो नहीं पहुंच सका, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमारी सेल उस लेवल पे नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कंपेटिटर्स स्ट्रांग हैं, इसकी वजह से एक डर है कि कहीं हमारा एसेट इंपेयर ना हो गया हो। डेटा नहीं दिया हुआ कि फिगर से कैलकुलेट कर सके इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन क्योंकि थ्योरी का सवाल है इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर देना जरूरी है। अच्छा, अब जिनमें इंडेफिनेट लाइफ होगी उसमें आपने मस्ट लिखा करना है, डू नॉट अमोर्टाइज एंड मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट वेदर देयर इज एनी इंडिकेटर और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट। हाउएवर क्योंकि ये फाइनाइट लाइफ वाला सवाल था तो यू विल अमोर्टाइज एंड फर्दर, अगली लाइन क्या लिख के आएंगे, यही किताब पे लिख लें, फर्दर एज desired sale objective is not achieved, as desired sale objective is not achieved, so we may test this asset for impairment। हमें चाहिए कि इस एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लें।
ओके जी, पेज 186 निकाल लें। इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट, खुद बनाई हुई वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल यूज एंड फॉर इंटरनल यूज। जो हम वेबसाइट खुद बनाए वो इंटरनल यूज में भी आ सकती है और वो एक्सटर्नल यूज में भी आ सकती है। डेट कैन बी यूज्ड इंटरनली एंड डेट कैन ऑल्सो बी यूज एक्सटर्नली। वो एक्सटर्नल यूज के लिए भी आ सकती है। ओके एक्सटर्नल यूज के अंदर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। प्रोमोट प्रोडक्ट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Promote products, provide electronic services, page 186, sell products and services। पुरानी किताबों में ज्यादा वजाहत नहीं है, नई किताबों में जरा वजाहत भी है। ओके, फॉर एक्सटर्नल यूज एंड फॉर इंटरनल यूज। अच्छा, एक्सटर्नल यूज की अगर बात करें, हमारी वेबसाइट का एक्सटर्नल यूज होना है, लेकिन मकसद इसका सिर्फ एक्सटर्नल यूज का मतलब कि हमारी वेबसाइट का ऐसा इंटरफेस होगा कि हमारी वेबसाइट का लोग नाम लिखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो पड़ा हुआ डाटा है हम उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होंगे यूजर को। अब अगर आप पेप्सी की वेबसाइट पे जाते हैं तो पेप्सी की जो वेबसाइट बनी है that is only for promoting products. You cannot, Pepsi are not selling the products through this website. Pepsi वाले इस वेबसाइट से प्रोडक्ट्स बेच नहीं रहे। यानी आप कहें भाई मुझे पेप्सी पसंद आ गई है, ये इससे पानी भी बाहर निकल रहा है, पानी के कतरे भी पता नहीं शबनम के होते हैं, पानी के होते हैं, वो कतरे भी आपने बाहर निकाले हुए हैं, तो वो जरा मुझे ऑर्डर कर दें, बड़ी प्यास लगी हुई है मुझे, साथ लेस भी भेज दीजिएगा, बड़ा वाला 50 वाला, 40 में दे देंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो ये इसको कहते हैं प्रोमोट प्रोडक्ट्स। लेकिन वो नहीं ऑर्डर आपका डिस्पैच करेंगे क्योंकि उनकी वेबसाइट पर सिर्फ चीजें एडवर्टाइजमेंट के लिए लगी हुई है, ना के सेल के लिए। सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दराज की वेबसाइट है, ये वो नहीं जो खोलते हैं, ठीक है, कुछ को पता होगा इस वेबसाइट का। दराज की वेबसाइट है तो यहां से आप जो है वो कोई भी चीज मंगवा सकते हैं। अब अगर आपने यहां से कपड़े खरीदने हैं, सिर्फ आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आप जो है वो अपना सारा का सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, वो आपके घर आकर डिलीवर कर देंगे चीज और आप कैश दे देंगे उसको। तो उस वेबसाइट पे सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं है बल्कि आप उस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, इधर देख लिया है मैं, तो इस वेबसाइट पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज भी होती हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने घर में ये काम करवाने, तो आजकल तो सर्विसेज भी दी जा रही हैं और बल्कि ऐसी ऐसी सर्विसेज दी जा रही हैं कि आपके घर कुक आ जाता है। ये भी एक एप्लीकेशन, आपके घर कुक आ जाता है और आपके घर मेहमान आने हैं, वो आपको खाना पका के दे जाता है, सफाया भी कर जाता है। तो अच्छा, सिमिलरली पेल वालों की वेबसाइट के ऊपर भी सिर्फ प्रमोशन नहीं हो रही, आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। आप जाके कह सकते हैं कि भाई मेरे घर जो है वो इसी भिजवा दें, मेरे घर जो है फलां चीज भिजवा दें। एंड सिमिलरली सो ऑन वेबसाइट्स जो कि प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वो वेबसाइट यूज हो रही है सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और जिस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते वो वेबसाइट यूज हो रही है फॉर प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स। ओके, एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ये होता है
कि मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने उससे बात कर ली है, भाई मैं मुख्तलिफ किस्म इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती है, मेरे सॉफ्टवेयर में मसला आ जाता है, मुझे और चीज़ें समझनी होती है, तो आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस दे दिया करें। या आपने किसी से कोई अपना सॉफ्टवेयर खरीद लिया हुआ है, उससे आप अपने डाटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउस से आपने रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी मसला आया करे सॉफ्टवेयर में जो मैंने आपसे खरीदा हुआ है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस दे दिया करें, मुझे आपके पास आना ना पड़े, आप उधर से ही मुझे तरीका बता दें कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को सही कैसे करना है। तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। पढ़ लें। पर्पस ऑफ साइट, पेज 186 सफ़े का टॉप। एक्सटर्नल एक्सेस, टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे पेप्सी की वेबसाइट है। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ये सॉफ्टवेयर हाउसेस करते हैं ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देते हैं। सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं। दराज.pk, टीसीएस वाले सर्विसेज बेचते हैं। ओके, सिमिलरली वी कैन यूज वेबसाइट फॉर इंटरनल एक्सेस, हम वेबसाइट को इंटरनल एक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सेस कस्टमर्स को नहीं होगी, इसकी एक्सेस होगी हमारे एम्प्लॉयज को सिर्फ। तो जिसकी एक्सेस सिर्फ एम्प्लॉयज को होगी उसको कहा जाएगा डेट वेबसाइट इज फॉर इंटरनल एक्सेस। इसमें क्या होता है, स्टोर कंपनी पॉलिसीज, कि एम्प्लॉय लेट आएगा तो उसके इतने पैसे कटेंगे, एम्प्लॉय अगर रिजाइन करके जाना चाहेगा तो 1 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। ये सारी पॉलिसीज वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है, बट इसकी एक्सेस आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं होती, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगी। स्टोर कंपनी पॉलिसीज, अब आप चीजों को गौर से समझे, पेपर में कोई लफ्ज आए तो वाजे वाजे आपने बताना है ये एक्सटर्नल पर्पस की है, ये इंटरनल पर्पस की है। कोई एमसीक्यू टाइप आए, कौन सी वेबसाइट एक्सटर्नल है, कौन सी इंटरनल है, तो बातों को गौर से सुना करें। थ्योरी भी कीमती होती जा रही है जब से एमसीक्यू आए हैं। स्टोर कंपनी पॉलिसीज, स्टोर कस्टमर डिटेल्स एंड सर्च रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये इंटरनल एक्सेस के लिए, एम्प्लॉयज का जो डाटा है सिर्फ वो अवेलेबल होगा इसके ऊपर, ये कंपनी की जो पॉलिसीज हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कंपनी है कहती है जी फलां एम्प्लॉय ने फलां जगह जो है वो जाया करना है, और डेली बेस पे हम एम्प्लॉय को बताया करेंगे किस ब्रांच में जाना है, तो एम्प्लॉय रात को ही उस वेबसाइट पे जाके देख लेगा कि आज के दिन मुझे कहाँ एलोकेट किया है या इस महीने मुझे कहाँ एलोकेट किया है। जैसे एक सीए फार्म जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना दे इंटरनल एक्सेस के लिए, जिसमें सीए ट्रेनीज उनको बता दिया जाए भाई अब आपने पेप्सी का ऑडिट कर लिया, अब आपने कल से होंडा का ऑडिट करने जाना है। तो ये इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट नहीं होगी, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट होगी। अच्छा, अब 2 इश्यूज हैं। द इश्यूज आर वेदर द वेबसाइट इज इंटेंजिबल, पहला सवाल ये है क्या ये वेबसाइट इंटेंजिबल है भी या नहीं, और दूसरा सवाल अगर है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो कॉन्सेंसस कंक्लूजन, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज कंक्लूजन पे पहुंची, एन एंटिटीज ओन वेबसाइट इज एन इंटरनली जनरेटेड एसेट। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी जो खुद बनाई हुई वेबसाइट है वो एसेट है। It is an asset if number 1 it is probable that future economic benefit will flow and costs can be measured reliably। वही 2 शराइत अगर पूरी हों। बट इस वेबसाइट को उसने निकाल दिया इंटेंजिबल्स में से, टू प्रोमोट प्रोडक्ट्स। एक्सेप्शन, If a website is developed solely, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद, if a website is developed solely for promoting and advertising its own products and services, own products जो बेच रही है, its own products and services, then all expenditure on developing such a website should be recognized as an expense when incurred। तो उसमें सारा का सारा खर्चा जो होगा डेट विल बी एक्सपेंस्ड व्हेन इनकर्ड। इस वेबसाइट पर खर्चा कौन सा होता है, लिखें फोटोग्राफर की कॉस्ट, फोटोग्राफर की कॉस्ट, ओके जी इधर देखें, अगर राइज वाले
सर आसिफ की आधे घंटे की वीडियो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें जिसमें उनके किसी पहले लेक्चर के एक्सट्रैक्ट्स हों और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करे कि जी ये मैंने वीडियो देखी तो मुझे ये इस जैसी बाकी लेक्चर्स की वीडियोस भी चाहिए, तो राइज की तरफ से जवाब आया कि जी हम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट, हम सिर्फ अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किया है। हम यहाँ सारे लेक्चर्स की वीडियो बनवा नहीं रहे, हमने सिर्फ सैंपल बेस पे एक की बनवाई थी। आप आ जाएं, आप आके नॉर्मल क्लासेस में बैठें। तो इसका मतलब है ये सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट की गई है, ना कि वेबसाइट यूज करते हुए सेल की गई है। बट अगर वक्त गुजरते चंद सालों बाद वही वीडियो अपलोड हुई लेकिन घंटे की हुई और उसके बाद नीचे ये भी लिखा हुआ था अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो आम फीस 20,000 है, आप 10,000 फीस देके जो है वो ये सारी वीडियोस के ऊपर एक्सेस ले लें, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा, आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा और आपके पास ये सारी चीजों की एक्सेस होगी। नाउ यू आर नॉट प्रोमोटिंग एडवर्टाइजिंग, यू आर सेलिंग द सर्विसेज, यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट। अब आप इस कैटेगरी में आके फॉल कर जाएंगे। तो जब तक आप वेबसाइट से ऑर्डर्स प्लेस ना कर रहे हो तब तक आपकी वेबसाइट होगी सोलली फॉर एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेसिंग की ऑप्शन डाल देंगे उसके अंदर तो फिर आपकी वेबसाइट सोलली फॉर प्रमोशन नहीं रहेगी, डेट विल बी यूज्ड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप सिर्फ चीज की तस्वीर लगा दें, चीज उस बंदे को दुकान पे लेने आना पड़े, तो इस वेबसाइट को कहते हैं प्रमोट प्रोडक्ट्स बस। और अगर आप चीज की तस्वीर लगा के उधर ही नीचे टैब दे दें ऑनलाइन ऑर्डर और अगला प्रेस करें ऑनलाइन ऑर्डर तो एक पूरा फॉर्म खुल जाए, उस फॉर्म के अंदर सारी कस्टमर की डिटेल हो। और ऑनलाइन ऑर्डर से लोग कुछ भी बड़े होते हैं। जो दूसरा ऑर्डर होता है उसमें जब कस्टमर जाता है दुकान पे तो कस्टमर का सारा डेटा दुकानदार पंच कर रहा होता है, जी आपका नाम क्या है, जी आपका एनटीएन नंबर क्या है, जी आपका ये क्या है। इधर आप अपना सारा डेटा खुद ही टाइप करके उसे दे देते हैं, उससे ये भी आसानी होती है, डेटा भी नहीं टाइप करना पड़ता, बस उसने ऑर्डर डिस्पैच करना होता है आपको। तो अगर वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे तो इस वेबसाइट का नाम होगा फॉर प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स। अगर वेबसाइट से ऑर्डर्स प्लेस की टैब भी डाल दी गई है तो इसका मतलब है अब आप सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का काम ले रहे हैं। तो जो वेबसाइट सिर्फ इस नियत से बनाई जाए, जो वेबसाइट सिर्फ इस नियत से बनाई जाए कि उसका मकसद प्रमोशन हो, तो उस वेबसाइट पे आया हुआ खर्चा जितना है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वजह इसकी बड़ी सिंपल सी है। वजह यह है कि वो पेप्सी वालों ने जो अपनी तस्वीर लगाई हुई है पेप्सी की वेबसाइट के ऊपर, या लेस की जो तस्वीर लगाई हुई है पेप्सी की वेबसाइट के ऊपर, वो चाहे आप बाहर लगा दें बिलबोर्ड के ऊपर, वो चाहे आप सड़क पे बैनर लगा के लगा दें, वो चाहे आप लोगों को पंफलेट बांट के लगा दें, या आप वेबसाइट पे तस्वीर खींच के लगवा दें, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट है। ये इसकी वजह है कि एडवर्टाइजमेंट को क्यों लॉ मेकर ने, क्यों आईएफआरएस बनाने वालों ने इंटेंजिबल नहीं माना, क्योंकि वो कहते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर अगर पेप्सी की तस्वीर लगा रहे हो तो आपने बिलबोर्ड पे भी वही तस्वीर लगाई हुई है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहे हो। हाँ, ऑर्डर अगर प्लेस कर रहे हो वो और बात है, तो ऑर्डर तो आप प्लेस कर नहीं रहे पेप्सी वाले अपनी वेबसाइट पे। सुनी जा रहे थे आप लोग, एक आगे चलते हैं, पढ़े। इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड solely for promoting, and if a student cannot buy the video lectures from website of Rise, it means कि वो solely for promotion के लिए 2-3 टीचर्स की वीडियोस वहां आ रही हैं, वो कोई मकसद नहीं है सेल करना थ्रू वेबसाइट। For its products and services, then all expenditure on developing such a website would be recognized as an expense when incurred. Okay. Useful life. The best estimate of websites useful life should be short. कहते हैं estimate short रखो, कोई ये ना हो कि आपको वेबसाइट 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी। कहते हैं मेरी सजेशन है कि यूजफुल लाइफ इसकी कम से कम रखो। बहरहाल पेपर में गिवन होगी। ओके, IAS 38 does not apply. IAS 38 does not apply. नीचे does apply वाला काट दें, क्योंकि वो अभी मैंने ICAP की किताब में देखे वो नहीं है, तो does apply वाला काट दें, does not apply वाला रहने दें। नीचे आ रहा है ना। ओके, अच्छा, और does not apply की लिस्ट में कितने आइटम्स आ रहे हैं?
3, एक चौथा भी ऐड कर लें, द लीज डेट इज अकाउंटेड फॉर एज पर IFRS 16, द लीज डेट इज अकाउंटेड फॉर एज पर IFRS 16। असल में ICAP ने अभी किताब अपलोड की है 2-3 हफ्ते पहले, तो छोटी छोटी कुछ चेंजेस उसमें, एज सच तो खास नहीं है। अच्छा, डज नॉट अप्लाई, डज अप्लाई वाला काट दें सारा, अंडर IFRS 16। ओके, SIC 32 डज नॉट अप्लाई, सफे के टॉप पे पढ़े, SIC 32 इसका नाम है, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। जब कोई IS 38 में चीज वाजे नहीं थी तो IS 38 को नहीं बदला गया, बल्कि इंटरप्रिटेशन कमेटी ने एक इंटरप्रिटेशन दे दी कि हमारे ख्याल से वेबसाइट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कर ली जाए, तो इसका नाम IS 38 के अंदर सब नाम हो गया SIC 32। ओके, बहरहाल इससे आपको वो खास कंसर्न नहीं था। अभी हम थे SIC 32 डज नॉट अप्लाई, सफ़े के दरमियान SIC 32 डज नॉट अप्लाई, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये देख लेते हैं अप्लाई कहाँ होता है। सफ़े के एंड पे आ जाए, एक डब्बा बना हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट क्रिएटेड फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सेस। रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, अदर्स, ये 4 फेजेस हैं वेबसाइट की डेवलपमेंट की फेज में। बल्कि डेवलपमेंट की फेज से भी आगे चले जाएं तो उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को, और अदर खर्चे भी हो सकते हैं। तो 4 किस्म के खर्चे आ सकते हैं वेबसाइट की बनाने और उसके बाद इस्तेमाल करने की लाइफ में। ये 2 खर्चे उसके बनाने की लाइफ में आएंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट। जब डेवलप होकर मुकम्मल हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा वेबसाइट, कस्टमर्स की एक्सेस हो जाएगी, उसके बाद जो खर्चा आएगा डेट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशन, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी। अब सवाल यह है कि इन सारी फेजेस के जो खर्चे हैं, आर वी सपोज टू एक्सपेंस आउट, क्या हमने उनको एक्सपेंस आउट करना है या हमने उनको कैपिटलाइज करना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रिसर्च। रिसर्च एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसका नाम रखा गया है वेबसाइट कॉस्ट्स में, बोले प्लानिंग। व्हाट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग? फिजिबिलिटी स्टडीज। तो एक नई कंपनी, मिसाल के तौर पे गोरमे वाले, उन्होंने कहा अपनी वेबसाइट बनाएं या ना बनाएं, तो चलो पहले फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या वो वेबसाइट को यूज भी करेगी या नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी की गई। नंबर 2, प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटीज हैं। आई होप आप ऊपर ब्रॉड हेडिंग देख रहे होंगे। प्लानिंग एक स्टेज है, उसमें पहली एक्टिविटी है फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरी एक्टिविटी डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। डिफाइनिंग या बाइंग? डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। हार्डवेयर, भाई आपको जो है वो 4 बड़े बड़े पीसी चाहिए होंगे जिसमें 2-2 हजार जीबी का डाटा हो, सेव हो सकता हो। ये आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, किसी मशवरा देने वाले ने बताया। और आपको सॉफ्टवेयर्स बाय करने पड़ेंगे जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकें, हैवी डाटा स्टोरेज हो, और क्लाइंट्स एक्सेस करें अगर उसको, तो क्लाइंट्स की इजी एक्सेस मिले। नंबर 3, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स। इवेल्युएटिंग सप्लायर्स, सॉफ्टवेयर किससे खरीदें? माइक्रोसॉफ्ट वालों से बनवाएं? नहीं, वो बड़ा महंगा बन जाएगा, वो बड़ा महंगा बना के देंगे। तो अगर गोरमे वालों तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए तो तुम ऐसा कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट वालों से ना बनवाना, पाकिस्तान में किसी लोकल सप्लायर से भी रेट लेके देख लेते हैं। जरा इवेल्युएट कर लो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, यानी हार्डवेयर कौन कौन से मार्केट में मिल रहे हैं, और उनके सप्लायर्स ये देख लो कि किस किस कंपनी के जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और वो सप्लायर्स कैसे चीज को सप्लाई करते हैं। और उसके बाद उनमें से जो आपकी प्रेफरेंस है अगले सफे के टॉप पर, उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, हाँ भाई मेरे ख्याल से ये प्रेफरेबल है, इसके लिए इसको रख लेते हैं।
और सॉफ्टवेयर के लिए इस कंपनी को रख लेते हैं, इसके लिए इसको रख लेते हैं. सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, बट दिस ऑल इज प्लानिंग. इट इज जस्ट प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन. दिस ऑल इज प्लानिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिटन एट द एंड ऑफ प्रीवियस पेज, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड. और ये कंसिस्टेंट है जो आपका पुराना नॉलेज है उससे, कि रिसर्च इज ऑलवेज एक्सपेंस्ड. So what is the accounting treatment of planning phase? Expense. Okay. Next. Development. Development में there are 3 phases. Number 1 बोले, application and infrastructure development, graphical design development and content development. ठीक है, आपने आईटी के अंदर बीएस ने शुरू कर दिया तो पढ़ लें. एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नंबर 1 ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम. अब आपने पहला स्टेप लिया है जो इस काबिल है कि जिसको जिक्र किया जा सके डेवलपमेंट फेज में. आपने जाके अपनी वेबसाइट का नाम ढूंढा. क्या नाम रखूं? आपने ढूंढा www.pagal.com. वो पहले से ही यूज हुआ हुआ. मैंने कहा जी ये अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने बेवकूफ.com ढूंढा, वो मिल गया तो आपने ऑब्टेन कर लिया. आपने उसकी फीस पे की और डोमेन नेम 4-5 लाख रुपए में आपने खरीद लिया. इट इज अ डेवलपमेंट. इसकी ट्रीटमेंट अभी डिस्कस करेंगे. ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम का क्या मतलब है? वो वेबसाइट का नाम है जो कस्टमर लिखेगा और आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा. ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम. डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन नहीं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया. जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने जो है वो ऑपरेट करना है, यानी जो हार्डवेयर के साथ जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर. ओके, सर्वर. सर्वर आप रेंट पे भी ले सकते हैं, सर्वर आप बाय भी कर सकते हैं. ठीक है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ही इज नॉट मैन. सर्वर, अच्छा जी, सर्वर आप रेंट पे भी ले सकते हैं और सर्वर आप बाय भी कर सकते हैं. व्हाट इज सर्वर? कल या परसों iCAP का सर्वर डाउन हुआ था. सर्वर डाउन हुआ था, लोग वेबसाइट खोल रहे थे, वेबसाइट खोल नहीं रही थी. तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी, मिसाल के तौर पे फिलिप्स वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दी और वीडियो बना के फिलिप्स वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी. एक बात याद रखिएगा, फिलिप्स वाले जाते हुए अपने सारे कंप्यूटर बंद कर जाते हैं. अब वो जो वेबसाइट है, वो जो अपलोड हुई हुई है, वो अपलोड फिलिप्स वालों के डाटा में नहीं हुई हुई. वो उन्होंने एक सर्वर प्रोवाइडर से, सर्वर का मतलब होता है सर्व कर रहा है, वो एक और कंपनी को रिक्वेस्ट की हुई है, प्लीज. जैसे आईफोन के अंदर होता है आई क्लाउड या सैमसंग के अंदर जो भी होता है, तो आपका जो सारा डाटा है वो बैकएंड पे कहीं सेव करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है. तो और ये जो सर्वर होते हैं ये 24/7 की सर्विस होती है. ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते. अगर एक बंदे ने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी है तो अब वो अपना कंप्यूटर बंद भी कर दे तो कोई और उसको डाउनलोड कर सकता है, बिकॉज ये जो अपलोड हुई है ये उसके अपने कंप्यूटर में नहीं हुई कि वो ऑन होना जरूरी है ताकि अगला उसको डाउनलोड करे. ये अपलोड होकर किसी सर्वर वाले के पास है और सर्वर वाले को उसने रिक्वेस्ट की हुई है. सर्वर्स फ्री भी मिलते हैं, सर्वर्स फ्री भी मिल जाते हैं, फ्री सर्विसेज भी मिल जाती हैं कुछ जीबी तक. लेकिन आमतौर पे बिजनेसमैन फ्री की तरफ नहीं जाते, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, उसमें थ्रेट ज्यादा होता है. या वो बाय कर लेते हैं सर्वर, ये तो बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन है, या वो सर्वर क्या कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं. तो सर्वर एक ऐसा स्टोरेज मीडिया है जो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के दरमियान में अपने डाटा को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, वो सर्व कर रहा होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर. सर्वर सॉफ्टवेयर यू कैन बाय एंड सर्वर सॉफ्टवेयर यू कैन रेंट. आप रेंट पे भी ले सकते हैं. तो सर्वर सर्व द कंपनी, कंपनी को सर्व करता है ताकि क्लाइंट उसके डाटा को डाउनलोड कर सके. तो कंपनी अपने डाटा को, राइज वाले अपने डाटा को अपलोड कर देंगे सर्वर पे और सर्वर से स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर लेंगे. पॉइंट 3,
डेवलपिंग कोड फॉर द एप्लीकेशन, कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं C प्लस और पता नहीं क्या, तो उसमें जो कोडिंग है उसकी जो है वो सारी की सारी जो है वो डिजाइनिंग होगी यहाँ पे, डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पे जो एप्लीकेशंस चाहिए होंगी, वेब सर्वर पे जो एप्लीकेशंस चाहिए होंगी, आप उनको खरीद के इंस्टॉल करेंगे। इसकी इंस्टॉल करने में, खरीदने में बड़ा खर्चा आएगा, तो जो बाय की हुई है यू विल इंस्टॉल देम, या खुद बना के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग, तो बिल्कुल आईकैप ने भी अपनी वेबसाइट को स्ट्रेस टेस्टिंग से गुजारा हुआ है, और एक वक्त में 2-3 हजार लोगों को कहा हुआ है आप एक्सेस करें, एक्सेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं वेबसाइट रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही होती तो स्ट्रेस टेस्टिंग में वो वेबसाइट वीक निकलती है। स्ट्रेस टेस्टिंग ये है कि आप एक वक्त में 2-3-4 हजार 6 हजार कस्टमर्स को डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप डील कर सकते हैं तो वो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग पास कर गई, अगर आप नहीं डील कर सकते तो वो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग फेल कर गई। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है कस्टमर लोड, तो कितना कस्टमर का लोड बर्दाश्त कर सकती है वेबसाइट एक वक्त में कितनी रिक्वेस्ट्स को ऑनर कर सकती है। You know, whenever you download something, you send a request, और आगे से अगर सर्वर एक्सेप्ट कर ले then you can download, अदरवाइज लिखा हुआ आता है सर्वर डाउन, सर्वर आज उदास है, सर्वर को खाना नहीं मिला, तो आते हैं सर्वर डाउन। तो सर्वर को स्ट्रेस टेस्टिंग से जरूर गुजारा जाता है ताकि you can download the data, more than one people get download at same time. नाउ ब्रॉड कैटेगरी हमारी जो चल रही है डेवलपमेंट, उसमें सब कैटेगरी चल रही है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जैसे घर होते हैं उसमें ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सीमेंट लग जाते हैं, अभी टाइलें नहीं लगी, अभी लकड़ी नहीं लगी, अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। व्हाट इज नाउ नेक्स्ट? भाई ये बैकएंड पे सारा काम हो गया। आप बोलो जब कस्टमर वेबसाइट खोलेगा उसको सामने क्या नजर आएगा? कलर स्कीम क्या होगी? रेड कलर स्कीम यूज करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुताबिक येलो कलर स्कीम यूज करें, ग्रीन यूज करें। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, हाउ दे विल कम इन फ्रंट ऑफ कस्टमर व्हेन कस्टमर विल ओपन द पेज। नेक्स्ट, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप इसमें इंफॉर्मेशन पंच करना शुरू करें, जो जो कस्टमर को चाहिए, टैब्स बनाएं आईकैप की तरह, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, स्टूडेंट्स में जाके एग्जामिनेशन, उसके बाद पेपर, उसके बाद पास पेपर्स, सजेशन, ये सारे टैब्स बनाएं। क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, यू कैन इवन परचेज इंफॉर्मेशन। आईकैप वाले बाहर वाले मुल्क से एक वीडियो खरीद के उसके ऊपर अपलोड कर दें कि बाहर के मुल्क में लोग सीए कैसे करते हैं, वहां सीए कैसा होता है। तो परचेज इंफॉर्मेशन, या कोई नया स्टैंडर्ड आए तो बाहर के मुल्क से कहें आपने नए स्टैंडर्ड पे काम किया है, वो जो काम किया है वो हमें आप बेच दें, ताकि हम भी अपनी वेबसाइट पे उसको जो है वो लगा दें आईकैप की तरफ से। परचेज इंफॉर्मेशन, यू कैन क्रिएट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, यू कैन परचेज इंफॉर्मेशन, यू कैन प्रिपेयर इंफॉर्मेशन योरसेल्फ एंड अपलोड इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट्स डेवलपमेंट। ये डेवलप होने से पहले पहले सारा हो जाएगा, ताकि जिस दिन डेवलप होकर लॉन्च हो उस दिन से पहले पहले सब कंप्लीट हो चुका हो। नाउ कितनी फेजेस थी? 3। क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राफिकल डिजाइन, और कंटेंट डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? कैपिटलाइज, डू नॉट एक्सपेंस आउट, कैपिटलाइज। These will be capitalized. However, if recording criteria is not met, these will be expensed. Recording criteria क्या है? Cost can be measured reliably and future economic benefits are probable. ठीक है, अगर आपको पता चले कि फ्यूचर बेनिफिट्स मेरी वेबसाइट से नहीं आने तो फिर आप बेशक इसको कैपिटलाइज ना करें। ओके, अगर पेपर में लिखा हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने, फ्यूचर बेनिफिट्स कितने फॉर्म में आते हैं? 2 फॉर्म में, इंक्रीज इन सेल और रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर ये 2 बातें ना पाई जा रही हो तो आप इंटरनली जनरेटेड डेवलपमेंट को भी एक्सपेंस में डाल सकते हैं। ये एसी ऊपर कर दीजिएगा, अच्छा बंद कर दें फिर। ओके, जी भाई यहां पर भी एक एक्सेप्शन है
जहां आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है जिससे आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है, जैसे पेल वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स से ऑनलाइन एसी बेच रहे हैं, अब ये ऑनलाइन जब एसी बेच रहे हैं तो जितना खर्चा इनके डोमेन नेम लेने पे आएगा, डोमेन नेम कहाँ था, डेवलपमेंट में था, रिसर्च में था, जितना खर्चा डोमेन नेम में आएगा, जितना खर्चा सर्वर जो है उसके खरीदने के अंदर आएगा या सर्वर सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर आएगा, जितना खर्चा जो है वो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर आएगा, सारा जितना का जितना खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा। लेकिन पेल वाले भी अगर कोई तस्वीरें खींच के उसके ऊपर लगाएं, वो तो लगाते हैं, वो तो जरूरी है लगाना, तो वो जो तस्वीर खींचने का खर्चा है वो स्टिल एक्सपेंस में जाएगा, चाहे वो डेवलपमेंट फेज के अंदर ही क्यों ना हो। आपने जो है वो कैमरा वाले को बुलाया और कैमरा वाले को कहा पेप्सी रखो, उसने पेप्सी रखी, थोड़े से आपने ड्रॉप्स लगाए, अच्छा आप तस्वीर जरा नीचे से करके खींचो, अच्छा आप एक ऊपर से स्ट्रॉ डालो, चलो ऊपर खड़े हो जाओ, आप एक ऊपर से लेके तस्वीर खींचो, तो आपने उससे 3-4 तरफ से जो है वो तस्वीर खिंचवाई और उसने सबके लाख रुपए ले लिए, 25-25 हजार उसने एक तस्वीर के लिए, तो अब वो सारा खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, चाहे आपने ऑनलाइन सेल भी करनी है। हालांकि पेप्सी ऑनलाइन सेल नहीं हो रही, चलें एसी की मिसाल ले लें, तो आपने एसी में से हवा निकलते हुए की तस्वीर आजकल आ रही है, पता है आपको, हवा निकल रही होती है, पता नहीं क्या, तो हवा निकलते हुए की तस्वीर आपने खिंचवाई उससे, तो उसने आपसे 50,000 रुपए ले लिए, वो सारा का सारा खर्चा एक्सेप्शन में फॉल करेगा एंड दैट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। तो डेवलपमेंट फेज में, गौर से बात सुनिएगा, डेवलपमेंट फेज में भी एडवर्टाइजमेंट कंटेंट जो है उसको एक्सपेंस में डाला जाएगा। क्या? डेवलपमेंट फेज में एडवर्टाइजमेंट कंटेंट जो है उसका खर्चा स्टिल कहां डाला जाएगा? एक्सपेंस में। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट, ढूंढने लिखा हुआ कहीं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड in development phase for advertisement purpose is expensed. For example, professional fee paid to expert for taking digital pictures of entities products. Okay, operations में क्या आएगा? Updating graphics. जी भाई ये टैब राइट पे है, थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दो, ये जो तिरछी सी चीज घूमती हुई आ रही है वेबसाइट के ऊपर, इसको जरा इधर से ले आओ, ऊपर से ना लाओ, इधर से लेके आ जाओ। तो इट इज ऑल ऑपरेशनल एक्टिविटीज, अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट्स रिवाइज कर दो, ये सजेस्टेड एग्जाम्स जो है सॉल्यूशंस ऊपर कर दो, और ये जो है ऑनलाइन बुक्स नीचे कर दो, आप इसको सेटिंग कर दो। एंड रिवाइजिंग कंटेंट, एडिंग न्यू फंक्शंस, एडिंग न्यू फीचर्स एंड कंटेंट्स, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन्स। अब गूगल वालों को आप रिक्वेस्ट कर दो कि भाई जब सर्च इंजन पे ये सर्च की जाए तो पहली 10 वेबसाइट्स पे मेरा नाम आए, गूगल वालों को पैसे दे दो। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, बैकिंग अप डाटा की बैकिंग अप के लिए किसी से किराए पे सर्वर ले लो कि मेरा डाटा आपके पास बैकअप भी होता रहेगा। रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, पासवर्ड्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो है वो किसी अच्छे एक्सपर्ट को पैसे देके आप चेक कर लो कि दाएं बाएं से अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करे हमारे डाटे को तो क्या इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी मेजर्स ली गई हैं। एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट, हाँ यूजेज ऑफ वेबसाइट तो बड़ी कॉमन है। एनालाइज करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस वक्त 2000 कस्टमर्स हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, ऊपर इस वक्त आता है करंटली 2000 आर एक्टिव। तो जैसे फेसबुक के ऊपर आप कहें जी इस वक्त जो है वो 1 करोड़ आवाम जो है पूरी दुनिया की जो है फेसबुक यूज करिए 1 सेकंड के अंदर, तो वो होती है एनालाइजिंग द यूजेज, कितने लोग एक वक्त में यूज कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको एक थोड़ी सी एप्लीकेशन डेवलप करके सारा की सारी पीछे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फिर आपके पास वो डाटा अवेलेबल होता है कि एक वक्त में कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग यूजेज। ये सारी एक्टिविटीज स्टैंडर्ड की नजर में ऑपरेटिंग है, ऑपरेशन से डील कर रही हैं, इनको एक्सपेंस में डालना है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आप वाज़ेह तौर पर, मिसाल के तौर पे पॉइंट 2 में आए, एडिंग न्यू फंक्शंस एंड फीचर्स,
अगर आपने वाज़े तौर पे ऐसा फंक्शन और फीचर डाल दिया है जिससे आपकी वेबसाइट में सेल इनहैंस होगी, जिससे आपको कंफर्म है कि सेल इनहैंस होगी, तो फिर आप ऐसा करें, फिर आप जो है वो उसको कैपिटलाइज कर दें, फिर कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे था पहले कि जी वी प्रोवाइड ऑनलाइन ऑर्डर्स टू द टाउन्स इन लाहौर ओनली, बस। अब जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ और बढ़ा, आपने न्यू फीचर ऐड किया और न्यू फीचर में आपने लिखा कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन तीन को भी आज के बाद हम चीजें प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो नया फंक्शन और नया फीचर है, इट इज अट्रैक्टिंग अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स and now you will receive orders from other cities as well. Now you can directly link this activity with generation of sale. अब आप फिजिकली इससे साबित कर सकते हैं कि मेरी सेल जनरेट हो रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर you can capitalize, इसमें इजाजत है। You can even capitalize the asset at operational stage. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बस होती थी, उसमें 50 कुर्सियां थी, 20 हमने कुर्सियां और लगा दी, तो उसको कैपिटलाइज कर दें, कोई मसला नहीं। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में ऐसा खर्चा जो कि आपके फ्यूचर बेनिफिट्स को इनहेंस कर दे, आपको फिजिकल फॉर्म में नजर आ रहा हो, यू कैन कैपिटलाइज। पढ़ें राइट साइड पे, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, असूल ये है, ये एक्सपेंस में जाना है। जनरल रूल ये, ऑपरेशनल एक्टिविटीज एक्सपेंस में जाएंगी, जो 6 लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, अनलेस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, दीज विल ओनली अकर इन रेयर सर्कमस्टांस। स्टैंडर्ड की राय है, कहता है ये रेयर ही ऐसा होता है, वैसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज से इनहेंस हो जाए, लेकिन कहता है हो जाता है। मिसाल लिख लें इसकी, ये जो थी पहले लाहौर के कस्टमर्स थे, अब आपने कराची के कस्टमर्स की और इस्लामाबाद के कस्टमर्स के ऑर्डर्स की टैब भी ऐड कर दी, तो ये ऑपरेशनल में आप मिसाल लिख सकते हैं। ओके, updating graphics, adding new functions, registering website with search engines, backing up data, reviewing security access, analyzing usage of website। अब आपने स्टैंडर्ड्स में जाके घर में ढूंढना है SIC 32। ये स्टैंडर्ड्स में आपको कहीं शायद पार्ट ए में ही एंड पे दिया हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपको याद नहीं करनी, अगर कभी पेपर में इनमें से सवाल आ गया तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप स्टैंडर्ड खोलेंगे और स्टैंडर्ड खोल के देख लेंगे ये कौन सी फेज चल रही है। और वन मोर थिंग आई विल ऐड, कि ये नाम मैंने अपनी तरफ से यूज़ किए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टैंडर्ड में ये नाम इस्तेमाल हुए होंगे, कौन से? प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन, कंटेंट डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग एंड अदर्स। ओके, अदर्स को पढ़ लें। हाँ, ऑपरेशन में लेफ्ट पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है? द ऑपरेटिंग स्टेज बिगेन्स वंस डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड। ऑपरेटिंग स्टेज तब शुरू होगी जब वेबसाइट डेवलपमेंट की मुकम्मल हो जाएगी, डेवलपमेंट वेबसाइट की मुकम्मल हो जाएगी। एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहेंसेस द एप्लीकेशंस, तो इसमें एनहेंस और मेंटेन की जाती हैं जो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं। अदर्स, सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल। ये लेटेस्ट में एक सवाल आया था, आपको टेस्ट में भी दे दूंगा या कहीं कुछ कर देंगे, उसमें 12-13 नाम दिए हुए थे, उनमें से आपने जज करने थे कि कौन कौन से नाम एसेट में जाएंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन से एक्सपेंस में जाएंगे। उसमें 1-2 शायद मुश्किल थे, बाकी 9-10 उसने इसी सफ़े में से यूज़ किए हुए थे। ओके, सेलिंग, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। सेलिंग और एडमिन खर्चे बिजनेस के वो कहाँ कैपिटलाइज होते हैं? वो तो एक्सपेंस में जाते हैं। अदर जनरल ओवरहेड एक्सपेंडिचर अनलेस इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रिपेयरिंग द वेबसाइट, अनलेस के वाज़े तौर पे पता चले वेबसाइट के बनाने के लिए किए हैं। इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड। इनएफिशिएंसी, मिसाल के तौर पे आपका स्टाफ है, अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे सॉफ्टवेयर ये नए यूज़ नहीं करना आ रहा, अब वो 2 दिन ऐसे ही बैठा रहा, काम ही नहीं किया। अब आप कहें जी वो अकल लगा के 2 दिन की उसकी तनख्वाह हमें नुकसान हुआ नए सॉफ्टवेयर की वजह से, इसको सॉफ्टवेयर कॉस्ट में ना भाई 2 दिन की तनख्वाह उसको देनी थी,
वो तो आपका एम्प्लॉई है। तो इनएफिशिएंसीज को सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ओके, एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये आपसे पहले भी बात हुई थी। जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस आता है वो एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होता, और जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस आता है, आपको याद होगा मैंने कहा था कैपिटल में से माइनस होता है। इंट्रो की क्लास याद होगी, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, या कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है? एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, या लॉस डिडक्ट होता है कैपिटल में से? कैपिटल में। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का क्या मतलब है? शुरू में चीज लॉन्च की, शुरू में ही लॉस आने लग गए, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। ट्रेनिंग तो बारहा आपने पढ़ा है, इज इन एक्सपेंस। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू ऑपरेट वेबसाइट, वेबसाइट ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना। ओके, इसको क्लोज करते हैं और पास इस सवाल शुरू करते हैं ताकि ये सारी बातें समझ आएं। क्वेश्चन पे जाने से पहले सफ़े के टॉप से शुरू करें, पेज 186 से। वेबसाइट्स कितने किस्म की हैं? 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 इंटरनल। एक्सटर्नल 3 किस्म की हैं, प्रमोशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के लिए। एक वेबसाइट हमेशा एक्सपेंस में जाएगी, डेट इज प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए बनी हुई है। इश्यूज 2 हैं कि वेबसाइट इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है या नहीं, और अगर है तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो उसके बारे में कंक्लूजन ये है कि दोनों वेबसाइट्स, चाहे इंटरनल एक्सेस वाली हों चाहे एक्सटर्नल एक्सेस वाली हों, दोनों वेबसाइट्स इंटेंजिबल हैं। उसमें आगे चल के यूजफुल लाइफ के बारे में गाइडेंस है कि कम से कम लेनी चाहिए, कुछ ज़्यादा एज्यूम नहीं करनी चाहिए। SIC 32 डज नॉट अप्लाई, ये मैं अभी बाद में पढ़ देता हूँ जी। आ जाएं अब आप सवाल की तरफ। प्रैक्टिस का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, पेज 196। Let us start. During the year 2007 के साल में स्काई लिमिटेड डेवलप 2 इंटरलिंक्ड वेबसाइट्स इन हाउस। क्या मतलब 2 इंटरलिंक्ड वेबसाइट्स इन हाउस? हाँ, खुद बनाई है। इन हाउस का मतलब ये नहीं कि इंटरनल यूज के लिए है, इन हाउस का मतलब है खुद बनाई है। वन ऑफ देम इज फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, एक तो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है जिसको बाहर के लोग एक्सेस कर सकेंगे, एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब ये देखते रहें एक्सटर्नल का मकसद, एक्सटर्नल का मकसद देख लें तीनों में से क्या है एक्सटर्नल का मकसद। वन ऑफ देम इज फॉर एक्सटर्नल यूजर्स and provide information about the company's products. Provide information about the company's products, operations, products। क्या क्या हमारी प्रोडक्ट्स हैं? हम एसी बेचते हैं, हम फ्रिज बेचते हैं, हम जो है वो ओवन बेचते हैं, हम मशीन्स बेचते हैं, हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेवर्स बेचते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमारे पाकिस्तान में भी हैं, ऑपरेशंस हमारे फ्रांस में भी हैं, ऑपरेशंस हमारे जर्मनी में भी हैं। एंड फाइनेंशियल्स, और अभी जो साल खत्म हुआ है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये अपलोड हुई भी है, ये आप देख लें, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है और ये हमारी बैलेंस शीट है। एंड फाइनेंशियल्स। अभी तक वैसे मुझे फील नहीं हो रहा कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये अभी तक सिर्फ फील हो रहा है कि प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, लफ्ज लिखा हुआ है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। 3 इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कस्टमर्स को, हम क्या क्या बेचते हैं, हमारे ऑपरेशंस क्या क्या हैं, और हमारे फाइनेंशियल्स क्या हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप बता दें कौन सी वाली वेबसाइट? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो प्रोसेस भी करेंगे ऑर्डर लोग, यानी ये टैब भी होगी ऑर्डर ऑनलाइन, और दूसरी टैब ये भी होगी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। आप बता दें आगे जाने से पहले, अगर अकॉर्डिंग क्राइटेरिया के अंदर कोई मसला ना आया, अगर आगे सवाल में कोई डेंजरस लाइन ना लिखी हुई,
तो इस खर्चे को क्या करना है, एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज, इसकी फेजेस को एनालाइज करना है। जो प्लानिंग फेज होगी उसे एक्सपेंस आउट करेंगे और जो डेवलपमेंट फेज होगी उसे, और उस डेवलपमेंट फेज के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल का कंटेंट होगा उसे एक्सपेंस आउट करेंगे और ऑपरेशनल फेज और अदर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में डालेंगे। इट इज नॉट सो कि कैपिटलाइज करेंगे, उसकी फेजेस को एनालाइज करेंगे। द सेकेंड वेबसाइट इज फॉर बोले इंटरनल यूज। सेकेंड वेबसाइट इंटरनल यूज के लिए है, लाइक इंट्रानेट। इंटरनेट होता है आपस में, इंटरनेट तो बाहर से एक्सेस होती है, इंटरनेट आपस में एम्प्लॉइज उससे एक्सेस ले सकेंगे। प्रोवाइडिंग एंड शेयरिंग कंपनीज पॉलिसीज, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर डिटेल्स एंड एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, ये उसमें इंटरनल एक्सेस का डाटा अवेलेबल होगा। चलें जी आगे। बोथ वेबसाइट्स वर लॉन्च्ड, बोथ वेबसाइट्स वर लॉन्च्ड ऑन सितंबर 30, 2007। लॉन्च्ड, इसका मतलब है सितंबर 30 के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए होंगे और सितंबर 30 को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई होगी। लॉन्च्ड, लॉन्च्ड मींस अब कस्टमर एक्सेस ले सकते हैं, और अगर इंटरनल है तो एम्प्लॉइज की उसके पास एक्सेस मौजूद है। बोथ वेबसाइट्स पर लॉन्च्ड, लॉन्च्ड का लफ्ज ये यहां, डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। बोथ वेबसाइट्स वर लॉन्च्ड ऑन 30 सितंबर 2007, डेवलपमेंट कंप्लीट, ऑपरेशन स्टार्टेड, ये मतलब है लॉन्च्ड का, एंड आर नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। जाहिर बात, लॉन्च होने के बाद ऑपरेशनल ही होना है, एंड नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्यू ऑनलाइन ऑर्डर्स। ओ तरीका है, वो जो एक्सटर्नल वेबसाइट है वहां ऑर्डर भी आने लग गए हैं। जैसे लोग इंतजार के अंदर बैठे थे बरसों से कि भाई कब हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे, तो लोग घर बैठे भी ऑर्डर प्लेस कर देंगे। द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्यू ऑनलाइन ऑर्डर्स व्हिच इट बिलीव्स विल इंक्रीज ओवर टाइम। पढ़ लें भाई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यूज ऑफ इंटरनल वेबसाइट हैज रिजल्टेड इन माइनर रिडक्शन इन कॉस्ट। वो जो इंटरनल वेबसाइट है उससे ऑर्डर तो नहीं आने, वो तो आपस में एम्प्लॉइज के लिए इंटरेक्शन के लिए बनाई गई है। एम्प्लॉइज ईमेल करते थे, वो सब कुछ करते थे, उनको हमने डेडिकेटेड ईमेल्स दे दिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है mrkamar@gmail.com, एक होता है mrkamar@honda.com। तो वो होंडा वालों का अपना जो है वो इंजन होता है, उसके उन्होंने सर्वर बाय किया होता है, वहां से वो एक्सेस दे देते हैं उसको। तो हमने कस्टमर्स को अपनी एक्सेस के लिए चीजें दे दी। ऑन द अदर हैंड, यूज ऑफ इंटरनल वेबसाइट हैज रिजल्टेड इन माइनर रिडक्शन इन कॉस्ट्स। उससे माइनर रिडक्शन कॉस्ट में शुरू हो गई है। पहले हमारा खर्चा ज्यादा आता था, एम्प्लॉइज की तनख्वाहें ज्यादा थी, एक दो एम्प्लॉइज को हमने निकाल दिया क्योंकि वो काम जो पहले एम्प्लॉइज देते थे अब वेबसाइट हमें करके दे रही है। On the other hand, use of website has resulted in minor reduction in costs of communication. पहले कम्युनिकेट करने के लिए कोरियर वाले को पैसे देने पड़ते थे। पहले लाहौर से गुजरांवाला हमारी ब्रांच में डाटा भेजना होता था, गोरमे वालों ने या बाटा वालों की पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, तो एक से दूसरी जगह आपने कम्युनिकेशन करनी होती थी। एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को जूते बेच दिए, उसका बिल भेजना होता था। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जूते भेजे, उसका बिल भेजना होता था। उस बिल के ऊपर कोरियर वाले की भी चार्जेस आते थे। वो कोरियर के चार्जेस अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमने इंटरनल वेबसाइट बना दी है, तो वो सारी कम्युनिकेशन अब इंटरनली हो रही है। On the other hand, use of internal website has resulted in minor reduction in costs of communication and certain other admin costs. The management is confident, बड़ी उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है, that its utility will increase significantly. आहिस्ता आहिस्ता हमारे एम्प्लॉयज को अंदाजा होगा कि हमने कितने कीमती एसेट बनाया है और इनको पेपर फ्री एनवायरनमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। अब पेपर नहीं, ईमेल्स की तरफ आ जाएंगे। ये बहुत उम्मीद दिला दी इसने इंटरनल वेबसाइट के बारे में। माइनर रिडक्शन इन कॉस्ट शुरू हो गई हैं, एडमिन कॉस्ट रिड्यूस होने लग गई हैं, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है। ये सारी बातों का मतलब है कि वो जो हमने पढ़ा था ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो, ये सारी बातों का मतलब है फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो। हाउएवर, ओ तेरी खैर, इसको कहते हैं ड्रॉप सीन। हाउएवर, it is not in a position to estimate economic inflows that this website can generate. भाई याद रखिएगा, इंटरनली जनरेटेड जो इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट है उससे इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सेल नहीं आते, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट्स।
However, it is not in a position to estimate the amount of inflows. अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि एस्टिमेट कर सकें कि इनफ्लोज किस फॉर्म में आएंगे, कितने आएंगे. आके देखें जरा पेज 186. पेज 186 में कॉन्सेंसस में पहली लाइन, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो. फिर एसेट रिकॉर्ड करना है, वरना एसेट रिकॉर्ड नहीं करना. अब इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट पर एक मसला आ गया है, पढ़ लें. However, it is not in a position to estimate the amount of benefits in economic inflows that this website can generate. This से मुराद इंटरनल की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही. एक्सटर्नल के बारे में तो ऊपर बात कर दी है, इससे ऑनलाइन ऑर्डर भी आना शुरू हो गए हैं. तो फिजिकली आप लिंक कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं. अब बता दें इंटरनल वेबसाइट के बारे में क्या लिखेंगे. इसको कैपिटलाइज करेंगे या इसको इंटेंजिबल ही नहीं बनाएंगे, और एक्सटर्नल वेबसाइट को इंटेंजिबल बनाएंगे. इंटेंजिबल एक्सटर्नल वेबसाइट को क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहे हैं. कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली नहीं लिखा, वो नीचे जाके देख लेंगे. कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली, कॉस्ट का डेटा अवेलेबल होगा. ठीक है, तो इंटरनल वेबसाइट को इंटेंजिबल बना देते अगर हाउएवर वाली लाइन ना लिखी होती. हाउएवर वाली लाइन कह रही है कि हम एस्टीमेट नहीं लगा पा रहे कि हमें इनफ्लो किस तरह होगा, इसलिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि इंटरनल वेबसाइट को, जो इंटरनल एक्सेस के लिए वेबसाइट है, डेट शुड बी एक्सपेंस्ड रादर देन कैपिटलाइज्ड. ओके, चलें जी लिखना शुरू करें. मैं आपको वही अल्फाज लिखवा देता हूं जो सोल्यूशन में लिखे. मैं रजिस्टर खोलें, लिखना शुरू करें. लिखें जी, वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस. लिख लें, वेबसाइट फॉर एक्सटर्नल एक्सेस is an intangible because नीचे नंबर 1, because future economic benefits will flow in the form of, जी किस फॉर्म में आने हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय कस्टमर्स. इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय कस्टमर्स. एंड दूसरी बात, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. जी नया पैरा. हाउएवर दो internally generated website for internal access, though internally generated website for internal access देख लेना क्या लिखा हुआ है. हैज रिजल्टेड इन माइनर कॉस्ट रिडक्शंस. दो इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट फॉर इंटरनल एक्सेस हैज रिजल्टेड, लेकिन देखिए लिखा हुआ सवाल में हैज रिजल्टेड. सवाल खोल के रखें, इससे कोई फायदा नहीं. हैज रिजल्टेड, क्या लिखा है आगे? हैज रिजल्टेड इन माइनर रिडक्शन इन कॉस्ट. हैज रिजल्टेड इन माइनर रिडक्शन इन कॉस्ट. आगे बताएं, आगे आप क्या लिखेंगे? दो बट से अब लिंक करेंगे. बट माना के माइनर रिडक्शन हो रही है, बट आगे बता दें. बट के आगे कौन सी लाइन लिखेंगे? हाँ ठीक है,
but as the management is not in a position, क्या लिखा हुआ है आगे, इज नॉट इन अ पोजीशन टू एस्टिमेट इकोनॉमिक इनफ्लोज, so recognition criteria is not met. Recognition criteria दो होते हैं, cost can be made reliably, economic benefit will flow. So recognition criteria is not met, hence it is not an intangible. और एक और बात भी लिख दें, इससे नीचे वाली लाइनों में फायदा हो जाएगा, नीचे वाली लाइनों में फिर ऊपर लिंक कर देंगे बात। एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट विल बी एक्सपेंस्ड, एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट विल बी एक्सपेंस्ड इन एसओसीआई, एंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट विल बी एक्सपेंस्ड इन एसओसीआई। जितना खर्चा होगा उसको एसओसीआई में फेंक देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये इंटेंजिबल नहीं है। ओके, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में है कि फ्यूचर बेनिफिट विल इनफ्लो के उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें, उसके अमाउंट का भी अंदाजा होना चाहिए, अंदाजन, पक्की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अंदाजा होना चाहिए कि कैसे फ्लो करेंगे। एक एस्टीमेट, फेयर एस्टीमेट, कंफर्म फिगर तो नहीं बताते। ओके, अगली लाइन पढ़ें जी। ड्यूरिंग द, अब तो आसान हो गया सवाल, अब सिर्फ खर्चे पकड़ने हैं, कौन कौन से अप्लाइज करने हैं, कौन से एक्सपेंस आउट करने हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 सितंबर 2007 द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स। वैसे क्या कहते हैं, खर्चों को अगर डिटेल से देखें, पहले खर्चे में आए, एन अमाउंट ऑफ ₹0.3 million वाज इनकर्ड अंडरटेकिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिफाइनिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। खोलें जी सफा, फिजिबिलिटी स्टडी वाला कैटेगरी कहाँ थी, एंड डिफाइनिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ये प्लानिंग फेज है, तो लिखना शुरू करें, हेडिंग दे दें, डिस्कशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, हेडिंग दे दें और लिखना शुरू करें। नंबर 1, एक्सपेंसेस, द एक्सपेंस of 0.3 million the expense of ₹0.3 million on feasibility and defining specifications, relate to रिसर्च फेज, प्लानिंग फेज नहीं, रिसर्च का मैंने अपनी तरफ से लिखवाया है, रिलेट टू प्लानिंग फेज। सो इट विल बी चार्ज इन एसओसीआई, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकेंगे। अच्छा, ये इंटरनल का खर्चा था, एक्सटर्नल का? फॉर वेबसाइट्स, ये इंटरनल का खर्चा था, एक्सटर्नल का, दोनों का। लेकिन इसमें एक्सटर्नल का तो इसलिए जाना था एक्सपेंस में कि वो प्लानिंग फेज चल रही है, और इंटरनल का तो इन एनी केस एक्सपेंस में जाने, क्योंकि इंटरनल के तो सारे ही खर्चे एक्सपेंस में जाने हैं। ओके, पॉइंट 2, ₹4 million were incurred on the development of internal website. ₹4 million were incurred on the development of internal website. While छोड़े, while के आगे 4 का बता दें क्या करना है, लिखें। ₹4 million is a development expenditure
rupees 4 million is a development expenditure, but recording criteria for website for internal use बोले is not met, so it will be expensed out. Yeah, it will be charged to expenses. ओके, आगे बढ़ें। वाइल का क्या मतलब है? अब 4 की अलग बात है, 11 की अलग बात है। वाइल एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹11 million हैज बीन मेड ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल वेबसाइट, कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन आगे पढ़ लें, ये जो 11 की डेवलपमेंट है इसमें है क्या क्या। द एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल वेबसाइट अमाउंट्स टू ₹6 million पेड फॉर लिंकिंग इट विद अ क्रेडिट कार्ड क्लियरिंग फैसिलिटीज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी टूल्स। अंडरलाइन करें, 2 कामों के लिए पैसे यूज हुए हैं। टोटल खर्चा बताएं। 11। इस 11 के लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? ये 11 का खर्चा किस लिए है? डेवलपमेंट के लिए। इस 11 का ब्रेकअप बताएं। 6 क्यों है? लिंकिंग विद क्रेडिट कार्ड, यानी बैंक को पैसे वगैरह दिए होंगे, बैंक ने पैसे लिए होंगे, और एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी टूल्स। ओके, बाकी 11 - 6 5। नो एक्सप्लेनेशन गिवन इन क्वेश्चन, but this 5 is also development. This 5 is also development. ऐसी मिसाल के तौर पे वो कह दे जी घर बनाने के लिए मेरा खर्चा आया 1 करोड़, उसमें जो है वो 20 लाख की ईंटें थी, तो भाई बाकी भी घर की चीजें होंगी, बाकी भी कोई मसला नहीं, ऐसी बात। तो डेवलपमेंट पे खर्चा आया 11, उसमें से 6 इस मकसद के लिए था। अब कुछ लोग पता क्या समझते हैं, इधर आए पेज नंबर 187 पे। कुछ लोग समझते हैं ये जो सिक्योरिटी टूल्स का खर्चा है ये एक्सपेंस में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये ऑपरेशंस में लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत बात। ऑपरेशंस में आए 0.5 में लिखा हुआ है रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, यानी सिक्योरिटी पहले बन चुकी है, सिक्योरिटी टूल्स बन चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ रिव्यू किया जा रहा है। इट इज रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस। इधर आए क्या लिखा हुआ है? इधर लफ्ज पढ़े क्या लिखा हुआ है? हाँ, इंस्टॉलिंग। अब आए उधर वापस उस पेज पे। अब आप आए और आके इधर देखें डेवलपमेंट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा 0.4 इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस। इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशन का इंस्टॉल करना इज डेवलपमेंट और एप्लीकेशन का रिव्यू करना इज ऑपरेशन। वो जो रिव्यू आ रहा है नीचे, इसलिए इस लफ्ज से परेशान नहीं होना। ऊपर देखें 0.4 में फॉल करेगा इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन। डेवलप्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी की भी हो सकती है, डेवलप्ड एप्लीकेशन उसको चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसकी सारी हो सकती है। तो मेरे भाई वैसे भी जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो जाए उससे पहले का खर्चा, जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो डेवलपमेंट है या वो ऑपरेशन है? और अगर इंस्टॉल हो गए और बाद में उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और छोटी मोटी चेंजेस कर रहे हैं, वो ऑपरेशनल में जाएगा। तो इट इज ऑल डेवलपमेंट। तो परेशान नहीं होना कि डेवलपमेंट में कहीं ऑपरेशनल चीजें तो नहीं दे दी। इंस्टॉलिंग का लफ्ज को अंडरलाइन करें। इंस्टॉलिंग या रिव्यूइंग सिक्योरिटी मेजर्स। रिव्यूइंग होता तो फिर ऑपरेशनल में जाना था और फिर वो डेवलपमेंट के बाद का खर्चा होता। ब्रॉड हेडिंग उसने इसलिए पहले दे दिया जानबूझ के, वाइल एक्सपेंडिचर ऑफ 11
has been made on development of external website. Okay, now 11 के बारे में लिखना शुरू करें. रुपीज 11 million डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रुपीज 11 million डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर on external use website will be capitalized. Which include costs of, बस ऐसे ही अब वो सवाल के फिलिंग तो कर रहे हैं ना. Which include costs of installing security tools, which includes cost of installing security tools and linking them with installing security tools and linking our system with credit facility, जो भी है सवाल से देख के भी लिख सकते हैं. and linking our system with credit facility. कौन सा जी? नेक्स्ट. बोर तो नहीं हो गए? बोर हो गए हैं ना? अच्छा ये 4, 5, 6 आसान सा ये पढ़ लें, फिर मैं 3 बाद में करा देता हूँ. 4, 5, 6 पढ़ के बता दें. जल्दी से बता दें. एक्सपेंस में जाना है, एसेट में? With effect from 1 October 2007, the company has signed a 1-year contract for website maintenance at a cost of rupees 2 million. वैसे तो वाजे भी पता चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन मेंटेनेंस का लफ्ज ऑपरेटिंग में उसने कहीं लिखा हुआ है? हाँ देखें, ऑपरेशन में लेफ्ट साइड पे टैब आ रही है नीचे, एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहेंसेस द एप्लीकेशंस. लेफ्ट साइड पे, ऑपरेटिंग के लेफ्ट पे, ऑपरेशन के लफ्ज के नीचे मेंटेन का एक लफ्ज आ रहा है. वैसे भी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी एक्सपेंस्ड. अच्छा, उसके बाद 2 IT पर्सनल वर ट्रेन्ड टू ऑपरेट द वेबसाइट्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 0.2 million. जी बोले, एक्सपेंस्ड. एंड ये जो ट्रेनिंग तो हमेशा एक्सपेंस में जानी है. रुपीज 0.4 million वर इनकर्ड ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सटर्नल वेबसाइट. कंपनी बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग विल बूस्ट द कंपनीज ऑनलाइन सेल. प्रोमोशन का खर्चा है, प्रोमोशन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है जी, एक्सपेंस में जाएगा. ओके. विद इफेक्ट फ्रॉम द कंपनी हैज साइंड अ 1-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेबसाइट मेंटेनेंस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 million. ऐसे ना ये जो खर्चा है 2 million का, इसको आप प्रीपेड थोड़ा सा बना सकते हैं अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है तो. वैसे उसने डिस्कशन ही मांगी है, ईयर एंड के एतबार से डिस्कशन नहीं मांगी रिक्वायरमेंट में, लेकिन इसमें आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कह सकते हैं कि 3 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा मेंटेनेंस, बाकी प्रीपेमेंट हो जाएगी और अगले 9 महीने इस्तेमाल होगी. बहरहाल इन तीनों के बारे में एक बात लिख लें, 6 लाइनें छोड़ दें, 6-7 लाइनें छोड़ के लिख लें, क्योंकि पॉइंट 3 हमारा रहता है. मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज कॉस्ट amounting to rupees 2.2 and 0.4. will all be charged to
ये सारी की सारी विल ऑल बी चार्ज टू SOCI, प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएंगी। These all will go to profit and loss. Okay. पॉइंट 3 पढ़ लें, फिर फाइनल अकाउंट शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऐसे न्यूमेरिकल सा एक पोर्शन उसका करना है। पॉइंट 3 पढ़ लें। The company acquired 2 dedicated servers. सर्वर्स रेंट पे लिए हैं, बाय किए हैं? The company acquired 2 dedicated servers and 1 backup server. 3 सर्वर बाय किए हैं, 2 dedicated servers and 1 बैकअप सर्वर। 2 पे तो डाटा हर वक्त अपलोड रहेगा और 1 सर्वर उन 2 का डाटा बैकअप के तौर पे रखेगा। कॉस्टिंग 3 million इन टोटल। Operating software for the server was acquired for 2 million, whereas software related to data processing and front-end development costed 3 million. The management of the view that these costs would not have been incurred if the website project had not been initiated. Okay. जी, 2 servers and 1 बैकअप सर्वर कितने के लिए? 3 million। और क्या लिया है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वॉज एक्वायर्ड, वेयर एज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर for above servers कितने का? 2 million का। और क्या किया? डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड चलें, वेट कर लें। ओके, 2 सर्वर एंड 1 बैकअप सर्वर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अबव सर्वर। मुझे बता दें इन तीनों में से हार्डवेयर कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन से हैं? 2 सर्वर एंड 1 बैकअप सर्वर, व्हाट इज दिस? हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर अबव सर्वर एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशंस हैं। ये दोनों क्या होंगे? ये कहां से लग रहे हैं सॉफ्टवेयर हैं? क्या कोई लिस्ट लिखा हुआ है? डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड, वेयर एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेयर एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेयर एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये दोनों क्या है? होमवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ओके मेरे भाई, शायद आपने कल की क्लास ली थी। इन पे IAS 16 लगेगा और इन पे IAS 38 लगेगा। इसको कैपिटलाइज करेंगे वेबसाइट की कॉस्ट में, इसको वेबसाइट की कॉस्ट में ऐड करेंगे और
ये हार्डवेयर और उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी कॉन्सेप्ट सुन लें। क्या दिया था कल? कल कॉन्सेप्ट ये दिया था कि आप जब लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके साथ खरीदते हैं हार्डवेयर, वो तो होता ही हार्डवेयर है सारा लैपटॉप। उस लैपटॉप के अंदर विंडोज भी होती हैं। विंडोज कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और क्या वो हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? विंडोज के बगैर चल सकता है क्या कंप्यूटर? घर खिड़कियों के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह कंप्यूटर भी विंडोज के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन अगर बाद में उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद के लगाएं, बाद में उस पर कोई और गेम का सॉफ्टवेयर खरीद के इंस्टॉल करें, बाद में कोई उस पर फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, बाद में उसके ऊपर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद के लगाएं, दैट इज अनदर सॉफ्टवेयर। उसको आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, इंटेंजिबल की, उसे इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड रखना है। तो मैंने कहा था जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा डेट विल नॉट फॉल अंडर IS 38। वो किसका पार्ट बन जाएगा? मेन हार्डवेयर का पार्ट बन के IS 16 में चला जाएगा, और बाकी कहां जाएगा? IS 38 में। अच्छा जी, तो ये कल आपसे बात हुई थी, बात समझ आ गई ना? जो कल नहीं आए थे उन्हें भी बात समझ आ गई। क्या बात हुई थी कल, जरा दोबारा बता दें। लैपटॉप के साथ कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, बस एक सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होता है, डेट इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आया है तो उसको आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना के IS 16 में ही गिरा देना है। उसके बाद आप उसके ऊपर जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें उसको आपने क्या बनाना है? IS 38 के मुताबिक डील करना है, इंटेंजिबल बनाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन इसको नोट करें आप। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में नोट कर लें। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर 2 सर्वर्स and 1 backup server amounting to 3 million and cost incurred on operating software for above servers amounting to rupees 2 million will all be capitalized as a tangible non-current asset. Will all be capitalized as a tangible non-current asset under IAS 16. However, other softwares such as डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो वेबसाइट का फेस होता है वो कैसा लगेगा। However, other software such as data processing software and front end development will all be capitalized as an intangible. Will all be capitalized as a part of website cost. Will all be capitalized as a part of website cost. ओके, आ जाए पेज 186 पे और ये बता दें कि इन 3 चीजों पे ये स्टैंडर्ड
नहीं लगता, बल्कि उन खर्चों को अलग से डील करना पड़ेगा। एक तो सर्वर के खरीदने पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगता, सर्वर का खरीदना या सर्वर का सॉफ्टवेयर खरीदना ऑपरेटिंग वाला, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। पढ़ें, परचेजिंग एंड डेवलपिंग हार्डवेयर, परचेजिंग एंड डेवलपिंग हार्डवेयर। एग्जाम्पल गिवन, वेब सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। एक और सर्वर भी होता है, लिखें स्टेजिंग सर्वर। वेब सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, स्टेजिंग सर्वर। इनकी ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जब हम google.com लिखते हैं ना, तो उसके पीछे जो सारा डाटा सेव हुआ होता है गूगल वालों के पास, वो जो सर्वर होता है उसको प्रोडक्शन सर्वर कहते हैं। प्रोडक्शन सर्वर वो होता है जिस सर्वर से कस्टमर को सारे डाटा की एक्सेस मिलती है। और स्टेजिंग सर्वर भी गूगल वालों के पास होता है, उससे पहले वो टेस्ट के तौर पे कुछ डाटा डाल के देखते हैं क्या कस्टमर इसको एक्सेस कर सकेंगे या नहीं एक्सेस कर सकेंगे। तो स्टेजिंग सर्वर भी होता है, प्रोडक्शन सर्वर भी होता है। सर्वर से मुराद वो सारा बैक एंड के ऊपर सिस्टम है जो आपके डाटा को स्टोर कर रहा है। लेकिन इनके हार्डवेयर खरीदना के स्टैंडर्ड में फॉल करेगा IS 16 में, तो SIC 32 यहां नहीं लगेगा। नंबर 2, ऊपर से मिला के पढ़ें, SIC 32 डज नॉट अप्लाई टू एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट। दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस एज इन व्हेन द सर्विसेज आर रिसीव्ड। ओके, जब भी आप कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कहते हैं कि मैं आपका जो है वो मेहमान हूं, आप मेरे मेज़बान बने, और जितने लोग भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे वो आपके थ्रू रूट होके आएंगे, और मेरी वेबसाइट पे अगर मेरे कंप्यूटर्स बंद भी हुए तो आप अपने पास मेरा डाटा जो है सेव रखिएगा ताकि लोग डायरेक्टली मेरे डाटा को एक्सेस कर सकें। द डेट इज कॉल्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग। इट सर्व्स जस्ट लाइक अ सर्वर। तो अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट सर्विस के पैसे पे कर रहे हैं, इसको भी आपने एक्सपेंस में फेंकना है। ऊपर से मिला के पढ़े, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होस्टिंग द एंटिटीज वेबसाइट। तो इंटरनेट के जितने भी आप बिल पे कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस में जाएंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट फॉर सेल टू अनदर एंटिटी। आपने वेबसाइट बनाकर किसी एंटिटी को बेचनी है, तो भाई ये तो IS 2 है, ये तो इन्वेंट्री है, आके लिखे तो IS 2 विल अप्लाई। आपने वेबसाइट बना के किसी एंटिटी को बेचनी है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आप दिन में 4 वेबसाइट्स बनाते हैं रोजाना। अब लोगों ने कहा वेबसाइट्स बनाते क्यों है, ये तो कंपनी के लिए एक वेबसाइट काफी होती है। आपने कहा नहीं, मैं बना के बेचने का काम करता हूं। तो जो बंदा वेबसाइट बना के बेचने का काम करे वो सारी की सारा जितना खर्चा आएगा वेबसाइट के ऊपर उसको कहां डालेगा, IS 2 में इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनाएगा, और जब बिकेगा तो सेल में डाल देगा, जस्ट लाइक IS 2। और आगे अगर आपने कोई वेबसाइट लीज पे ली हुई है तो वो आपका इंटेंजिबल नहीं है, वो तो आपने लीज के ऊपर ली हुई है, उसकी लीज पेमेंट्स पे कर रहे होंगे। तो चौथी चीज आपको लिखवाई है। ओके, 1-2 मिनट बातें कर लें दाएं वाले से। कल से बोरिंग नहीं होगा इतना। IS 38 के MCQs। भाई MCQ नंबर 15 की तस्वीर खींचे, MCQ नंबर 15 की तस्वीर खींचे, दाएं बाएं वाले से लेके जल्दी करें।
ये वाइड एमसीक्यू है जिसकी मुझे इंग्लिश काफी टफ लगी थी, जिसके लिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। एमसीक्यू नंबर 15। डेवलपमेंट की 6 शराइत खोलने पैरा 57 में, किताब में पैरा 57 डेवलपमेंट की 6 शराइत खोलने, पेज नंबर बता दें। वन 185। ओके, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक साहब लाहौर से पिंडी जाने लगे हैं, मैं आपसे 4 सवाल पूछने लगा हूं या 3 सवाल पूछने लगा हूं। एक साहब लाहौर से पिंडी जाने लगे हैं, क्या चीज उनको पिंडी जाने से रोकेगी? आपने मुझे बताना है। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछने लगा हूं। वो लाहौर से पिंडी जाते हुए भेरा रुक गए खाना खाने के लिए, क्या ये चीज उन्हें पिंडी जाने से रोकेगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आगे गए तो उन्होंने सोचा कि कलर कहार पे जाकर थोड़ी सी बोटिंग कराएं, कलर कहार उतरे और थोड़ी सी बोटिंग कराए, ये चीज उन्हें पिंडी जाने से रोक देगी? पिंडी चले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा आगे गए, जैसे ही चक्री पहुंचे वहां से उन्होंने यू टर्न ले लिया। वहां से सियासत की बात नहीं कर रहा, वहां से उन्होंने क्या ले लिया? वहां से यू टर्न ले लिया। वहां से उन्होंने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेके मोटरवे पे दूसरी तरफ चले लगे। जी आप बोलें, क्या ये चीज उनको पिंडी जाने से रोकेगी? जी बिल्कुल। अब तो उनका मूविंग इस तरफ हो गया है, लाहौर की तरफ हो गया। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स लाहौर। जो मैंने पहली 2 बातें की थी वो उनको पिंडी जाने से रोक नहीं रही थी। रास्ते में रुक जाए खाना खाएं, रास्ते में रुक जाए बोटिंग करें, इससे पिंडी जाने से रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आप अपना रुख ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आप अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर ले, तो फिर आप मंजिल पे नहीं जा सकेंगे। क्वेश्चन 15। हाली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। डेवलपिंग चल रही है, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है। हाली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट, और एक्सपेक्ट करिए कि मैं कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रोक कैपिटलाइजेशन? कौन सी चीज ऐसी है जो कैपिटलाइजेशन को रोकेगी कि कैपिटलाइज ना करो? ये वजह हो गई है, इतनी बड़ी वजह, कैपिटलाइज करना बंद कर दो। कौन सी वजह है जो कैपिटलाइज होने को रोकेगी? डेवलपमेंट अभी चल रही है इसलिए कैपिटलाइज ना करो। भाई ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? डेवलपमेंट अभी चल रही है तो कैपिटलाइज ना करो। बड़ी मुश्किल इंग्लिश इस एमसीक्यू वाले ने यूज की। रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज लॉन्च कर दी है। मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा होकर मेरे से एक सवाल पूछा किसी पूछने वाले ने। क्या पूछा? ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है, रिसर्च अच्छी वाली, डेवलपमेंट अच्छी वाली, डेवलपमेंट, और इस दिन से प्रोडक्शन शुरू हो गई है, लॉन्चिंग भी इस दिन लॉन्चिंग हो गई। सवाल पढ़ने दोबारा। हाली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट्स टू कैपिटलाइज द कॉस्ट, और एक्सपेक्ट करिए कि मैं कॉस्ट कैपिटलाइज करती रहूंगी। करते रहो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रोक द कैपिटलाइजेशन? इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कैपिटलाइजेशन को एकदम रोक देगी? खुदा के लिए कैपिटलाइज करना बंद कर दो। नंबर 1, इसलिए कि चल रही है तो कैपिटलाइज करना बंद कर दो। भाई ये तो कोई वजह नहीं है, चल रही है तो चलने दो। डेवलपमेंट चल रही, गाड़ी चल रही है इसलिए शायद मैं पिंडी ना जाऊं। ये क्या बात हुई? अजीब सी बोंगी सी एमसीक्यू में ना ये जो ऑप्शन है, अजीब बोंगी सी ऑप्शन है ये। डेवलपमेंट इज नॉट येट कंप्लीट, डेवलपमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई इसलिए मैं रोक दूं इसको कैपिटलाइज करना। नहीं भाई, जब तक मुकम्मल नहीं हुई तब तक तो कैपिटलाइज करते ही रहो। हाँ, जब मुकम्मल हो जाए उससे से कैपिटलाइज करना बंद कर दो। नो पेटेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। देखें इधर, यहां जाके ना, यहां जाके इधर देखें, यहां जाके प्रोडक्ट बन जाएगी, फिर मैं इसका एक पेटेंट अपने नाम लगवाऊंगा ताकि मेरे इस प्रोसेस को कोई और यूज ना कर सके। कहते हैं यहां पे मैं खड़ा हूं, मुझे अब आप कहेंगे आपको वैसे सवाल में पता है मैं यहां पे खड़ा हूं। पहले लाइन पढ़ लें। एंटिटी इज डेवलपिंग, डेवलप नहीं, इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं।
तो कहते हैं नो पेटेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन प्रोडक्ट, कहते हैं अभी तक मैंने पेटेंट अपने नाम नहीं लगवाया, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डेवलपमेंट के खर्चे को कैपिटलाइज करना बंद कर दूं। ओ भाई सब्र कर जा, हौसला रख, यहां पे पहुंच लेने दे, फिर जब तेरी चीज बन जाएगी फिर जाके पेटेंट अपने नाम रजिस्टर भी करा ली। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना छोड़ दो, कैपिटलाइज करते रहो। आगे चलें। नो सेल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड इन रिलेशन टू प्रोडक्ट, बहुत जज्बाती बंदा है। कहते मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा दिल चाह रहा है डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना छोड़ दूं, क्योंकि मुझे इस डेवलपमेंट से जो प्रोडक्ट बननी है उस प्रोडक्ट के सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। ओ भाई जब प्रोडक्ट बनेंगे तो सेल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ना के बनने से पहले मिलेंगे। नेक्स्ट, इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट द कॉस्ट टू डेवलपमेंट, मुझे कॉस्ट पता नहीं चल रही डेवलपमेंट की क्या हो रही है। 57 पैरा खोलें, ये एक रीजन है प्रिक्लूड करने की। कौन सा वाला पॉइंट है? सबसे आखिरी पॉइंट है मेरे ख्याल से, आखिरी पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ना छह में से उसने एक चुनी और वो सवाल में लिख दी, बाकी 3 बोंगियां इधर उधर से पकड़ के फेंक दी। तो इट इज द वर्स्ट वे इन विच वी कैन चेक द स्टूडेंट। तो इसके अलावा बाकी एमसीक्यूज की कोई खास इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं थी। तो मेरे भाई अब जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें। डेवलपमेंट हो रही है और किसी ने कहा है कि टेक्निकली फिजिबल नहीं है, तो कैपिटलाइज करना बंद कर दें। पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट हो रही है और ओनर ने क्या, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं, कैपिटलाइज करना बंद कर दें। डेवलपमेंट हो रही है और खर्चा ही पता नहीं चल रहा, कैपिटलाइज करना। डेवलपमेंट हो रही है और अभी सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, ओ भाई सब्र कर जो, होने तो दो। डेवलपमेंट हो रही है और अभी हमने पेटेंट अपने नाम रजिस्टर नहीं कराया, तो भाई सब्र करो, बनने दो, फिर अपने नाम पेटेंट रजिस्टर करवा लेना, नो प्रॉब्लम इन दैट। जी एमसीक्यू नंबर करके आइएगा आप 20।